नमस्कार। तो पिछली वीडियो में अपन ने देख लिया था कि किस तरह रेनिरा के दो ड्रैगन राइडर्स अपनी साइड चेंज कर लेते और वो एगोन की साइड में हो जाते हैं। इस वजह से बैटल ऑफ थंबलटोन ब्लैक्स हार जाते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि नेटल्स और डेमन टारगेरियन ये दोनों एमन को मारने के लिए रिवरलैंड्स की तरफ गए थे। इनका क्या हुआ, तो वीडियो को करते हैं शुरू फुल हाउस ऑफ ड्रैगन के आगे के स्पॉयलर्स के साथ में। थंबलटोन से 160 लीग नॉर्थ के अंदर यानी कि लगभग 1200 किलोमीटर नॉर्थ की साइड में यहाँ पर होता है रिवरलैंड्स। यहीं पे डेमन टारगेरियन और वो नेटल्स स्मॉल ब्राउन लड़की जो कि शिप स्टेलर को राइड करती है, इन दोनों के ड्रैगन्स ट्राइडेंट के ऊपर उड़ रहे होते हैं, लेकिन इनको कोई सक्सेस नहीं मिल रही होती है। आजकल ये मैदान पुल के आसपास घूम रहे होते हैं। ट्राइडेंट के लॉर्ड्स ने जब रेनिरा को लेटर भेजा था कि हमारे लिए ड्रैगन राइडर भेजो, तब ये डेमन और नेटल्स दोनों आकर मैदान पुल के यहीं पे रहते हैं। अभी यहाँ का लॉर्ड होता है मैनफ्रेड मिटून। इसको तुमने पहले भी देखा है स्टोरी के अंदर। इसका जो बड़ा वाला भाई था वो रूक रेस्ट के ऊपर एगोन के ड्रैगन सनफायर को मारने के लिए गया था, लेकिन वो मर गया था। उसके 15 दिनों के बाद में इसी बंदे ने वापस जाकर उसकी अस्थियों को लेके आया था। मैनफ्रेड मिटून को वगार का बहुत डर था, क्योंकि कभी भी आकर मेरे टाउन के ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन आजकल तो यहाँ पर डेमन और नेटल्स रहते, तो एमन यहाँ पर आते ही नहीं था। वगार और उसका ड्रैगन राइडर एमन टारगेरियन वो स्टनी हेड और ग्रीन फॉग की नदी वहीं पे जो छोटे मोटे हाउसेस थे उन्हीं को जला रहे थे। उसने वहाँ पर कई सारे हाउसेस जला दिए, और जब डेमन और नेटल्स वहाँ पर पहुँचते दोनों अपने ड्रैगन्स लेके, तो वहाँ पर जो भी उस आग से बच जाते थे लोग, वो भी इनको नहीं बता सकते थे कि वगार किस साइड गया है। एमन टारगेरियन का अटैक बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता था। वो कहीं पे भी जाके किसी भी के ऊपर अटैक कर लेता था। अब डेमन और नेटल्स तो दोनों अतिथि बन के मैदान पुल के यहाँ पर रहते, इसलिए ये हर रोज़ अपने ड्रैगन को लेकर बहुत ज़्यादा हाई ले जाते थे। इतना ज़्यादा हाई कि वहाँ से नीचे की तरफ वगार दिख जाए, और फिर ये दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करेंगे। ये आसमान में कई सारे राउंड्स घूमते थे और नीचे देखते थे कि कहीं एमन दिख जाए और उसका वगार दिख जाए, लेकिन इनको कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी। अब इन दोनों का ऐसा बहुत बार हो गया, दोनों अपने ड्रैगन्स लेके जाते, लेकिन वगार का कोई नामो निशानी पता नहीं चलता। दोनों कई सारे सर्कल्स आसमान में घूमते, लेकिन वगार का कोई पता नहीं पड़ता। इस पर लॉर्ड मैनफ्रेड मिटून थोड़ा कड़क होकर बोलते हैं, तुम दोनों को अपने ड्रैगन्स एक साथ में नहीं घुमाने चाहिए। आप दोनों अपने अपने ड्रैगन्स लेके जाओ और अलग अलग सर्कल घुमाओ, जिससे कि एरिया भी डबल कवर होगा। अभी तक ये दोनों जो ड्रैगन्स घुमाते थे दोनों एक साथ में घुमाते थे। इस पर डेमन टारगेरियन बोलता है, मुझे एमन का डर नहीं है। तुम जानते हो वगार कौन सा ड्रैगन है? वो एगोन कॉन्क्वेस्ट के टाइम का ड्रैगन है। भले ही वगार ड्रैगन अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उसकी साइज़ अभी बलेरोन द ब्लैक ड्रेड के बराबर हो गई है, और उसके आग में इतना पावर है कि वो पत्थरों को जला सके। मैं और लाइना जब एसोस के अंदर थे, तब मैंने वगार को पहचानने की कोशिश की। वो ड्रैगन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको मेरा कैरेक्टर्स नहीं हरा सकता, और ना ही शिप स्टेलर। ये केवल एक चांस है कि अगर हम दोनों के ड्रैगन एक साथ में उसके ऊपर अटैक करें तो भले कोई जीत सकते हैं, लेकिन ये भी कोई कंफर्म नहीं है। फिर डेमन टारगेरियन कुछ लंबा सोचते हुए बोलता है, आज अगर मेरे साथ में लाइना होती तो हम दोनों केवल अपने ड्रैगन्स के दम पर ब्लैक्स ग्रीन्स दोनों को झुका देते, और फौज के रूप में तो मेरे गोल्ड क्लॉक्स होते ही पूरा वेस्टरोस हम कब्जा सकते थे। इस पर मैनफ्रेड मिटून बोलते, पर ऐसा है नहीं, अब तो लाइना मर चुकी है, और आपको लगता है लाइना होती तो ग्रीन्स आपके सामने खड़े होने की हिम्मत भी कर पाते हैं, और लाइना होती तो आपको लगता है आपको लड़ने भी दिया जाता। पास में ही मैदान पुल के मास्टर नोरेन होते हैं, वो कहते हैं हमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं सोचनी चाहिए और आगे के प्लान्स बनाने चाहिए। डेमन और नेटल्स दोनों मैदान पुल के महाराज के गेस्ट बन के आए होते हैं। ये यहाँ पर दिन रात हमेशा हर जगह एक साथ में रहते थे। ये आसमान में भी ड्रैगन्स लेके बिल्कुल पास पास में उड़ते थे, और बाकी टाइम भी हमेशा एक साथ में रहते थे। अब ये केवल वगार का डर था कि डेमन टारगेरियन नेटल्स को हमेशा अपने साथ में रखता था, या फिर कुछ और था। मशरूम की माने तो ये दोनों एक साथ में बेड पे सोते भी थे। मशरूम द फेंकू आदमी बोलता है कि नेटल्स लगभग 17 साल की होगी और डेमन टारगेरियन 49 ईयर्स का। मान लिया डेमन थोड़ा बूढ़ा हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी इनके बीच में रिलेशन नहीं हो सकता। जिस डेमन टारगेरियन ने क्वीन रेनिरा के जानते हुए भी वाइसिरे के चैम्बर्स में जाकर सोता था, तो क्यों नहीं हो सकता है वो और नेटल्स दोनों एक साथ में सोते हो। मशरूम अपनी कहानियों में बताता है, डेमन टारगेरियन, हाँ ये वही टारगेरियन बंदा है जो अपने यूथ के अंदर हर एक ब्रोथल को जानता था। वहाँ के सारे ब्रोथल कीपर्स, जो लोग उन ब्रोथल्स को रन करते थे, वो डेमन को स्पेशली जानते थे, और हमेशा इसके लिए एक स्पेशल लड़की का इंतजाम करते थे। जो लड़की सबसे नई, खूबसूरत और अभी तक अनछुई होती थी, उसका टेस्ट सबसे पहले डेमन करता था, और उसके बाद में उसको ब्रोथल में भेजा जाता था। हर ब्रोथल कीपर डेमन के लिए एक न एक ऐसी अनछुई लड़की रखता ही था। इसीलिए डेमन की लस्ट तो सबको मालूम ही है, इसलिए हो सकता है कि नेटल्स और डेमन के बीच में ऐसा कुछ रिलेशन हो। ब्रोथल्स में जो डेमन टारगेरियन लड़कियां यूज़ करता था वो लगभग 11 से 12 साल की होती थी।
अब 11-12 साल को तुम कोई छोटा मत समझना। अब वेस्टरोस के अंदर अपने लाइफ में थोड़ा टाइम अलग चलता है। वहाँ पर जो 15 साल का जोन होता है, अपने यहाँ पर 20 साल का कोई लौंडा उसके बराबर है। तो वहाँ पर जो 12 साल की लड़की होगी उसी को मैच्योर मान लिया जाता है, क्योंकि उसका फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हो जाता है इसलिए। और 12 साल की वो लड़की हाइट हेल्थ में लगभग अपने यहाँ पर 18-19 साल 17 साल इसके बराबर की होती है। तो फिर तुम उनको कोई छोटी बच्ची मत समझना। छोटी तो वेस्टरोस के अंदर 7 साल की 9 साल की वो लड़कियाँ होती है। तो डेमन की प्राइम चॉइस ब्रोथल्स के अंदर 12 साल की मेच्योर लड़कियाँ होती थी, लेकिन नेटल्स से वो लगभग 17 साल की है। इसके बाद में मशरूम कहता है भले ही नेटल 17 साल की हो, लेकिन वो काफ़ी गंदी दिखती है। वो ब्राउन कलर की लड़की है जो कि आवारा टाइप रहती है, उसके बाल भी उलझे रहते हैं और कोई खूबसूरत नहीं दिखती है। हिस्ट्री में दूसरे लोगों ने भी कहा कि उसके दांत थोड़े आगे निकले हुए थे और दिखने में तो वो बिल्कुल ख़राब थी। डेमन की पैरामर तो हो ही नहीं सकती। अब हिस्ट्री में एक और आदमी लिखता है डेमन की जो पसंद थी वो ब्रोथल्स के अंदर नई लड़कियां होती थी जो 12 साल की और अनछुई होती थी, जबकि नेटल 17 साल की है। तो इसको मैच्योर हुए लगभग 6-7 साल हो गए। तो फिर डेमन इसको क्यों चूज़ करेगा? और ये अभी तक अनछुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक अनाथ लड़की होती है जो स्पाइस टाउन और हल ड्रिफ्ट मार के वहाँ पर अनाथ रूप से बड़ी हुई है। तो अभी तक तो पक्का इसी ने किसी के साथ में सो गई होगी, वरना सोचो इसके पास में शिप स्टेलर कहाँ से आया? ये हर रोज़ शिप स्टेलर को एक शिप ला के काट के खिलाती थी। तो एक अनाथ लड़की के पास में इतना पैसा कहाँ से आ जाए जो हर रोज़ एक शिप खरीद के ला सके? तो पक्का ये किसी न किसी शिप को चराने वाले के साथ में सोती होगी और उसके रिजल्ट में वो इसको एक शिप दे देता होगा, वरना पैसे कमाने का तो इसके पास में कोई और दूसरा वे है ही नहीं। अगर मशरूम के हिसाब से देखें तो नेटल्स और डेमन के बीच में प्यार हो गया था और ये फिजिकल रिलेशन में थे। लेकिन हिस्ट्री में कई सारे लोग और मैं खुद पर्सनली भी इस बात को सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि उस टाइम पर मशरूम रहता था किंग्स लैंडिंग रेनिरा के पास में, और किंग्स लैंडिंग यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो उसके पास में वही बातें पहुँचती थी जो अफवाहें बन के वापस जाती थी। असली सच्चाई क्या है मैदनपुल की, वो तो तुम्हें वही बंदा बता सकता है जो यहाँ पर रहता हो। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक ग्रैंड मास्टर होते हैं जिनका नाम होता है नोरेन। उन्होंने भी एक हिस्ट्री में बुक लिखी है जिनका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ मैदनपुल, जिसके अंदर उन्होंने डेमन के बारे में मेंशन किया है। ये ग्रैंड मास्टर डांस ऑफ ड्रैगन के टाइम पर ही मैदनपुल के अंदर रहता होता है, जबकि डेमन वहाँ पर आया था। ग्रैंड मास्टर नोरेन के अकॉर्डिंग नेटल्स और डेमन टारगेरियन हमेशा एक साथ में रहते थे, हमेशा हंट के लिए भी एक साथ में जाते थे, सुबह शाम हमेशा खाना भी एक साथ में खाते थे। इन दोनों के जो चैम्बर्स थे वो भी एक दूसरे के बिल्कुल पास में थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके बीच में कुछ रिलेशन था। हमारे यहाँ पे गैस चैम्बर्स वैसे ही पास में, इसलिए इन दोनों के चैम्बर पास में आ गए। डेमन और नेटल्स का रिश्ता मास्टर नोरेन के अकॉर्डिंग ऐसा था जैसे बाप और बेटी का हो। अब नेटल्स का बिल्कुल लो बोर्न लड़की थी। जब तक उसके पास में ड्रैगन नहीं था तब तक तो उसके पास में घर भी नहीं था, बिल्कुल एक बास्टर्ड लड़की। इसलिए डेमन टारगेरियन उसको बैठना, खाना पीना सब कुछ सिखाता था। डेमन ने उसको कई सारी चीज़ें दी। एक सिल्वर कलर का चमकता हुआ मिरर दिया, लॉर्ड ऑफ मैदनपुल मैनफ्रेड मेटन को कहकर एक पर्पल कलर का जिसके ऊपर वेलवेट का काम कर रखा है ऐसे कपड़े पहनने के लिए भी दिए। लेदर के सॉफ्ट बूट्स भी दिए जिन्हें प्रिंस डेमन ने उसको पहनना सिखाया। डेमन बिल्कुल उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता था, उसे वो सब चीज़ें सिखा रहा था जो एक लड़की को सीखनी चाहिए। नेटल्स अभी काफ़ी छोटी थी और डेमन टारगेरियन अभी लगभग 49 ईयर्स का होगा। उसने नेटल्स को बालों में कंघी करना सिखाया और तो और सही से नहाना धोना भी डेमन ने ही उसको सिखाया। दिन पर ड्रैगन के ऊपर उड़ने की वजह से नेटल्स के शरीर के ऊपर ड्रैगन की बदबू रह जाती थी। इसलिए ग्रैंड मास्टर नोरेन लिखते हैं कि डेमन और नेटल्स दोनों एक ही बाथटब के अंदर नहाते थे और डेमन उसको पूरा नहलाता था। वैसे तो वहाँ पर कई सारे सर्वेंट्स थे जो नेटल्स को नहला धुला सकते थे, लेकिन फिर भी डेमन ही ये सब करता था। ग्रैंड मास्टर नोरेन कहते हैं शायद डेमन टारगेरियन आज तक केवल पावर और लस्ट के पीछे भागता था। उसके 4 बच्चे हो गए, 2 लाइना के साथ में लड़कियां और रेनिरा के साथ में 2 लड़के, लेकिन कभी उसने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब शायद उसको नेटल्स के रूप में अपनी एक छोटी सी बच्ची दिखने लग गई जिसकी अब वो केयर करता है। सुबह सुबह डेमन और नेटल्स दोनों अपने ड्रैगन लेके आसमान में ऊंचाई की तरफ उड़ते थे, लेकिन हर रोज़ इनको कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी। डेमन टारगेरियन कहीं दूर दूर तक इनको दिखता ही नहीं था। अब इसी समय पर ड्रैगन स्टोन पर एक और इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ यूँ कि नेसिरिया नाम का एक मर्चेंट शिप था जिसने ड्रैगन स्टोन के यहाँ पर आके अपना लंगर डाला। शिप के सारे मर्चेंट्स ओल्ड वॉलंटियर्स के थे जो कि पेंटोस से वापस ओल्ड वॉलंटियर्स जा रहे थे। लेकिन समंदर के अंदर एक तेज़ तूफान आता है और उसकी वजह से इनका शिप डैमेज हो जाता है और थोड़ा इस तरफ आ जाता है। इसीलिए ये शिप को रिपेयर करने के लिए ड्रैगन स्टोन अपना लंगर डालते हैं। शिप का क्रू कहता है जब हम ड्रैगन स्टोन की तरफ आ रहे थे तब यहीं पर ईस्ट की तरफ हमने 2 ड्रैगन्स को आपस में लड़ते हुए देखा।
वैसे तो ओल्ड वॉलंटियर्स के लोगों के लिए ड्रैगन्स को देखना और वो भी लड़ते हुए देखना बहुत ही बड़ी बात थी, पर ड्रैगनस्टोन के लोग तो वैसे ही जानते ही है ड्रैगन्स को, पर इन्होंने कभी आपस में लड़ते हुए नहीं देखा। धीरे धीरे ये बात ड्रैगनस्टोन के हर होटल, हर एक होर हाउस, हर एक हाउस, हर जगह फैल गई। शिप के क्रू ने इस कहानी को बताया भी इस तरीके से था कि ड्रैगनस्टोन के हर किसी आदमी को वहाँ पर जाकर देखने की इच्छा हो रही थी कि आखिर कैसे लड़े होंगे दोनों ड्रैगन्स। इस कहानी को सुनकर कई सारे मछुआरे अपने शिप्स को लेकर ड्रैगनस्टोन के ईस्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर उन्होंने दूर से देखा कि एक ड्रैगन मरा पड़ा हुआ था। वो 2-3 टुकड़ों में टूटा हुआ था। वो तो आधा जल भी चुका था, लेकिन उसके बॉडी के कलर और उसके विंग्स के कलर से आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो शायद ग्रे गोस्ट ही होगा। उस ड्रैगन की लाश बुरी तरीके से तोड़ रखी थी और वो आधी जल चुकी थी। फिलहाल तो वहाँ पर कोई दूसरा ड्रैगन नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये शायद कैनिबल ही होगा। अब देखो, रेनेरा टारगेरियन तो चली गई किंग्स लैंडिंग, अपने सारे फैमिली को भी लेकर चली गई। अब ड्रैगनस्टोन पे कौन रहता होगा, यहाँ का कौन राजा होगा? तो यहाँ पर एक नाइट होता है जिसका नाम होता है रॉबर्ट क्विंस, जिसको कास्टेलन ऑफ ड्रैगनस्टोन खुद रेनीरा बना के जाती है। कास्टेलन का मतलब होता है कि टेम्परेरी शासक। अभी तक तो लोगों में बस बात ही चल रही होगी कि उस ग्रे गोस्ट को किसने मारा होगा, लेकिन रॉबर्ट क्विंस को जैसे ये बात पता चलती है वो सीधा डिक्लेयर कर देता है उसको तो द कैनिबल ने मारा है। पूरा ड्रैगनस्टोन इस बात के लिए राजी भी हो जाता है, क्योंकि कैनिबल ड्रैगन ही ऐसा ड्रैगन है जो दूसरे ड्रैगन्स के ऊपर अटैक करता है और उनको मार डालता है। ये ड्रैगन कुछ ज़्यादा ही हिंसात्मक है, तो हो सकता है इसी ने ग्रे गोस्ट को मार दिया हो। अब बहुत सारे मछुआरे डरने लग गए कि हम ईस्ट की तरफ मछलियाँ पकड़ने के लिए जाएंगे तो क्या पता अब वो हमारे ऊपर अटैक कर देवे। इस पर रॉबर्ट क्विंस कहता है अगर हम उसको कोई तकलीफ़ नहीं देंगे तो वो भी हमें तकलीफ़ नहीं देने वाला। आज के बाद में ईस्ट की तरफ कोई मछुआरा वहाँ पर मछलियाँ पकड़ने के लिए नहीं जाएगा और कोई भी दूसरा आदमी वहाँ पर नहीं जाने वाला। इस तरह रॉबर्ट क्विंस ने ड्रैगनस्टोन के ईस्ट में जाने पर पाबंदी लगा दी। अब यहाँ पर कहानी आती है बेला टारगेरियन की, डेमन और लाइना वैलेरियन की पहली बेटी। ये अभी लगभग 14 साल की होगी, लेकिन फुल बॉय टाइप की। ये बिल्कुल अपने पिता की तरह ही थी, पतली पर कठोर, जिसको किसी बात से डर नहीं लगता है, जिसको डांस करना भी पसंद है और ड्रैगन राइड करना भी। ये जब छोटी थी तब तो ड्रैगनस्टोन के यार्ड के अंदर ये बॉयज़ के साथ में रेसलिंग भी करती थी, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर हुई इसने अपनी रेसलिंग बंद कर दी और कुछ और काम करने शुरू कर दिया। अब ड्रैगनस्टोन से क्वीन रेनीरा और सारी फैमिली जा चुकी थी, लेकिन इसको यहीं पे रहना था, इसलिए इसको परमिशन मिल जाती है यहाँ पर और ड्रिफ्टमार्क के ऊपर रहने की। एक दिन लेडी बेला के कमरे में एक ऐसा लड़का होता है जो इनकी स्कर्ट के अंदर अपना हाथ डालकर इनको प्लेजर दे रहा होता है, लेकिन ऐसा करते हुए कोई गार्ड इनको पकड़ लेता है और फिर रॉबर्ट क्विंस के सामने इनको ले जाया जाता है। रॉबर्ट क्विंस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ये एक रॉयल लड़की है, लेकिन वो किचन में काम करने वाले एक लड़के के साथ में पकड़ा गई, तो फिर वो उसी टाइम पर ऑर्डर देता है कि उस किचन में काम करने वाले लड़के के अभी वो वाला हाथ काट दो जो उसके स्कर्ट के अंदर था। सैनिक उसके आदेश की पालना करते और एक तख्ते के ऊपर उस लड़के के हाथ को बांध दिया जाता है, लेकिन उसका हाथ कटता उससे पहले ही लेडी बेला रॉबर्ट क्विंस के सामने रोने लग जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है, आज के बाद में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और फिर रॉबर्ट क्विंस भी लेडी बेला की वजह से उस लड़के पे तरस खा के उसको छोड़ देते हैं। अब लेडी बेला का ऐसे प्लेजर लेना रॉबर्ट क्विंस के लिए बहुत बड़ी घटना होती है। वो उसी टाइम पर डेमन टारगेरियन को एक लेटर भेजता है, जल्दी इसकी शादी करवाओ वरना ये अपनी जवानी किसी एरे गहरे लड़के को समर्पित कर देगी और उसके बाद में आपको इसके रिश्ते ढूंढने में भी काफ़ी दिक्कत आएगी। अब इस तरीके से रॉबर्ट क्विंस डेमन टारगेरियन को एक लेटर लिख के बताता है कि आपकी लौंडिया तो कुछ ज़्यादा ही सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रही है, इसकी जल्दी से शादी करवा दो। वैसे तुम्हें याद हो तो जब जैकेरस जिंदा था तब भी लेडी बेला सबके सामने 2-3 बार कह चुकी है कि मेरी और इसकी शादी करवा दो, लेकिन उस टाइम जैक ने बोला कि फ़ाइट ख़त्म होएगी उसके बाद में, लेकिन फ़ाइट ख़त्म हुए उससे पहले तो जैक ख़त्म हो गया। अब डेमन किससे शादी करवाता है वो तो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो इस लेडी बेला को और एक चीज़ में भी इंटरेस्ट होता है। इसको लड़कों से ज़्यादा इंटरेस्ट ड्रैगन को उड़ाने में होता है। इसने फर्स्ट टाइम ड्रैगन अभी से लगभग 6 महीने पहले उड़ाया होगा। इसके ड्रैगन का नाम था मून डांसर, और तब से ये लगभग हर रोज़ अपने ड्रैगन को उड़ाना शुरू कर दिया। ये नॉर्मली अपना ड्रैगनस्टोन के आसपास घुमाती थी और ड्रिफ्ट मार्क तक जाके आती थी। कई बार ये ब्लैक वाटर बे की तरफ भी चली जाती थी। एडवेंचर तो लेडी बेला को वैसे पसंद ही है, डर किसी बात का है नहीं और ज़्यादा बॉयज टाइप की है। तो जब 2 ड्रैगन्स के लड़ने की बात इसके पास में पहुंचती है तो ये सोचती है कि मैं अपना ड्रैगन लेके जाती हूँ और वहाँ पे सच पता करके आती हूँ कि कौन सा ड्रैगन मरा है और कौन सा वहाँ पर जिंदा है। फिर ये सर रॉबर्ट क्विंस को बोलती है कि मेरा ड्रैगन मून डांसर कैनिबल के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा यंग और छोटा है, लेकिन इसकी वजह से ये काफ़ी फास्ट उड़ पाता है, तो मैं इजीली वहाँ पर जाऊँगी और अगर कैनिबल आ भी गया तो आराम से भाग के वापस आ जाऊँगी।
पर फिर भी सर रॉबर्ट क्विंस इसको बिल्कुल परमिशन नहीं देते हैं। वो लेडी बेला के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते होते हैं। उन्होंने अपने सारे गार्ड्स को कमांड कर दिया कि पूरे ड्रैगनस्टोन के इस कैसल का ध्यान रखना, लेडी बेला कहीं पे भी जा न पाए। अब इतने दिनों से तो लेडी बेला इधर उधर अपना ड्रैगन लेके जा भी सकती थी, लेकिन इसने तो कैनिबल के पास में जाने की बात कर दी तो उसका ड्रैगन उड़ाना ही बंद हो गया। अब ये केवल अपने कमरे में बैठी रहती थी। अब लेडी बेला को इस तरह ड्रैगनस्टोन के अंदर बंद कर दिया और उनके ड्रैगन उड़ाने के ऊपर पाबंदी लगा दी। बेला कई बार कोशिश करती है कि अपने ड्रैगन को जाकर उड़ा देवे, लेकिन वो नाकामयाब होती है। एक बार तो वो ड्रैगन के बिल्कुल पास में पहुंच जाती है, लेकिन एक गार्ड आके उसको पीछे खींच लेता है और रॉबर्ट क्विंस के सामने ले जाता है। रॉबर्ट क्विंस वैसे एक नाइट होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल कास्टेलन ऑफ ड्रैगनस्टोन है, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है ड्रैगनस्टोन का ख्याल रखे और लेडी बेला का भी, क्योंकि बेला को इसी के भरोसे छोड़ के गए हैं डेमन टारगेरियन और रेनिरा यहाँ पे। थोड़े दिनों तक तो लेडी बेला को ऐसे ही बिना ड्रैगन उड़ाए रहना पड़ता है, लेकिन उसके बाद में रॉबर्ट क्विंस इसको परमिशन दे देते हैं कि आप अपना ड्रैगन उड़ा सकते हो, लेकिन उस तरफ नहीं जा सकते जिस साइड में द कैनिबल है, यानी कि ईस्ट की तरफ। आप बस केवल ये जो मछुआरे जिस साइड जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं केवल वहीं तक जा सकते हैं और बस अपना ड्रैगन थोड़ा बहुत उड़ा सकते हो, ज़्यादा परमिशन नहीं है। अब लेडी बेला को तो यूँ परमिशन मिल गई, लेकिन ये वहाँ पर नहीं जा सकती जहाँ पर कि ड्रैगन लड़ाए थे। लेकिन ड्रैगनस्टोन पर दो और भी लोग होते हैं जो वहाँ पर जाने में इच्छुक होते हैं। वो दो होते हैं टॉम टैंगलबियर्ड और उसका बेटा होता है टॉम टैंगलटोंग। वैसे तो ये स्पाइस टाउन के रहने वाले होते हैं, लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो ट्रैकी ने आकर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लोगों के घर जला दिए थे, तो अब ये भी लोग होमलेस हो चुके थे। अब ये दोनों होमलेस तो होते ही है, तो जो भी काम मिलता है छोटा मोटा ये वो कर लेते हैं। टॉम टैंगलटोंग यानी कि जो नौजवान लड़का है वो भी उस शिप के पास में गया होता है जहाँ पर कि ओल्ड वॉलंटियर्स के लोग आए थे और ये सारी अफवाहें फैला रहे थे। वहाँ पर ये उन लोगों को कुछ चीज़ें बेचता है और उसके बदले उनसे वाइन्स लेता है, ऐसा कुछ कारोबार करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इसको उनकी कहानियों में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। अब तो इसको भी वहाँ पर जाके उस ड्रैगन को मरा हुआ देखना है कि आखिर कैसा है। ये अपने पिता को बताता है और उसके बाद में इनका एक कज़न होता है, उसको लेकर ये उस तरफ चल दिए होते हैं। इधर किंग्स लैंडिंग की तरफ थंबलटोन पर जो धोखेबाजी हुई है इनके साथ में, इनके दो ड्रैगन राइडर्स ब्लैक्स के ग्रीन्स की तरफ हो गए। अब ये धीरे धीरे बात हर तरफ फैल गई। ऐसा कहा जाता है ये बात सुनने के बाद में क्वीन एलिसेंट हाईटावर बहुत ज़्यादा हंसती है और इनका मजाक उड़ाती है। वो कहती है तुमने जो बीज बोए थे देखो आज उसका परिणाम तुम्ही को मिल रहा है। उसके कहने का मतलब था कि सबसे पहले गद्दारी इन गोल्ड क्लॉक्स वालों ने की और उसकी वजह से ये सिटी इन ब्लैक्स के पास में चली गई, तो अब देखो वो ड्रैगन राइडर्स जो तुम्हारे लोग थे उन्होंने भी गद्दारी कर ली। अब इनके धोखेबाजी की खबर जब क्वीन रेनिरा को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और एकदम फीकी सी पड़ जाती है। उसका जो किंग्स लैंडिंग जीतने का एक अलग ही सेलिब्रेशन मन के अंदर होता है वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। फिलहाल तो वो अपने गोल्ड क्लॉक्स को कह के पूरे सिटी के सारे गेट्स बंद करवा देती है, क्योंकि कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा और यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। रेनिरा कहती है मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पर ऐसा कोई भी टर्न क्लॉक हो जो मेरे विद्रोही ग्रीन्स के लिए अपने गेट्स खोल देवे। किंग्स लैंडिंग मेरी थी और मेरे ही रहने वाली है। अब यहाँ पर टर्न क्लॉक का मतलब होता है कि वो लोग जो अपनी साइड चेंज कर लेते हैं, वैसे मैंने पहले भी बताया था, ऐसे हाई प्रोफाइल लोग मतलब कि जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। क्वीन रेनिरा ने अचानक से किंग्स लैंडिंग के इसलिए गेट्स बंद करवाए थे क्योंकि इसको भी मालूम था थंबलटोन यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर है नहीं और अब वो ग्रीन्स का हो गया है और वहाँ पर दो ड्रैगन राइडर्स है। ऑर्मंड हाईटावर की पूरी सेना वहीं पे है, तो वो सेना अगर वहाँ से चलना शुरू करे तो 2 से 3 दिन में यहाँ पर पहुँच जाएगी। और अगर वो दोनों ड्रैगन राइडर्स जो गद्दार हो गए अगर वो यहाँ पर अटैक करने के लिए आए तो उनको तो 1 दिन भी नहीं लगने वाला है। पर यह बात सुनकर प्रिंस जोफ्री टारगेरियन ये थोड़ा एक्साइटेड होकर बोलता है लेट देम कम, आने दो जो भी आ रहा है। जोफ्री अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है लड़ने के लिए। अभी ये लगभग 13 साल का है, नया नया खून है, तो इसके अंदर बहुत गर्मी होती है। ये कहता है आई विल मीट देम ऑन माई टेरेक्सेस, यानी कि आने दो जो कोई भी आ रहा है मैं उन सबको टेरेक्सेस से निपटा दूंगा। इस पर क्वीन रेनिरा कहती है तुम ऐसा नहीं करने वाले, तुम अभी काफ़ी छोटे हो किसी बैटल के लिए, तुम बैटल नहीं लड़ने वाले। अब इस तरह प्रिंस जोफ्री जिसको बहुत पहले बहुत दिलवाई थी कि तुमको कहीं लड़ने के लिए नहीं भेज रहे, तुमको बस किंग्स लैंडिंग को प्रोटेक्ट करना है, इसके प्रोटेक्ट की उसने शपथ खाई थी, लेकिन अब उसके लिए भी उसको मना कर दिया जाता है। थोड़ा बहुत गुस्सा तो वो होता है, लेकिन अब क्वीन रेनिरा के सामने क्या ही कर सकता है। रेनिरा उसको भले ही लड़ने से तो मना कर देती है, लेकिन उसको अपनी स्मॉल काउंसिल के अंदर रखती है जिससे कि उसको भी पता चले कि क्या वॉर प्लान्स बन रहे और वो भी अपने सजेशंस दे पाए। किंग्स लैंडिंग के अंदर अभी फ़िलहाल भी 6 ड्रैगन्स थे, लेकिन उनमें से 5 ड्रैगन बाहर की साइड में थे और एक तो रेड कीप के अंदर की साइड में था। रेड कीप यानी कि किंग्स लैंडिंग का वो महल जहाँ पर कि राजा रानी रहते हैं,
उस महल के वहाँ पर एक अस्तबल होता है, उस पूरे अस्तबल को खाली करवा दिया जाता है और वहाँ पर साइरेक्स को लाकर बांधा जाता है, यूँ कि ये हमेशा यहीं पे रहेगा, कभी भी ज़रूरत पड़ी तो शायद क्वीन रेनिरा के लिए। अस्तबल काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन साइरेक्स को वहाँ पर खुला नहीं छोड़ते, उसको बहुत बड़ी बड़ी बेड़ियाँ बांध देते जिससे वो अच्छे से वहाँ पर घूम फिर तो सकता है, लेकिन उड़ के कहीं नहीं जा सकता। तो बेसिकली इसको यहाँ पे इसीलिए लाते हैं क्योंकि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो क्वीन रेनिरा को यहाँ से भागना पड़ा तो तब इसकी बेड़ियाँ खोल के इसके ऊपर बैठ के उड़ जाएगी। वैसे तो साइरेक्स ड्रैगन थोड़ा शांत हो गया था, कई सालों से वो किसी के ऊपर अटैक करके किसी को भी मार के नहीं खाया। लड़ाया लड़ना तो दूर की बात रही, साइरेक्स ड्रैगन ने पिछले कुछ सालों से तो किसी को मार के भी नहीं खाया, हमेशा इसके सामने लाकर रख दिया जाता था और वो भी कटा हुआ, जिससे कि आराम से ये खा लेवे। तो समय के साथ में साइरेक्स ड्रैगन थोड़ा लेजी हो गया था, पर फिलहाल तो बेड़ियों के अंदर कैद है। अब ड्रैगन पिट के अंदर और भी ड्रैगन्स थे। अब मैंने तुम्हें बताया था किंग्स लैंडिंग के अंदर अभी फ़िलहाल 6 ड्रैगन्स हैं, उनमें से एक तो साइरेक्स हो गया जिसको रेड कीप के अंदर रख रखा है, बाकी 5 ड्रैगन ड्रैगन पिट के अंदर होते हैं। ड्रैगन पिट रेड कीप से थोड़ी सी दूर है, लेकिन एक बहुत बड़ी सी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ड्रैगन्स रहते हैं। इसके जो गेट्स है वो भी बहुत बड़े बड़े और स्ट्रॉन्ग लोहे के बना रखे, जिनको कोई भी ड्रैगन नहीं तोड़ सकता, और उसकी छत भी इस टाइप की बना रखी है कि कोई भी ड्रैगन उसको तोड़ के बाहर नहीं उड़ सकता। तो फिलहाल 5 के 5 ड्रैगन उसी के अंदर होते हैं। प्रिंस जोफ्री का ड्रैगन टैरेक्सिस, एडम वलीरोन का ड्रैगन सी स्मोक, 2 और छोटे ड्रैगन्स होते हैं जिनका नाम होता है मोरगुल और एक होता है शार्कोस, ऐसे कुछ नाम है। ये जो मोरगुल ड्रैगन होता है ये होता है जहरे से बाउंड, लेकिन जहरा तो अभी पता नहीं किसके साथ में यहाँ से भाग गई है किंग्स लैंडिंग से, लेकिन उसका ड्रैगन अभी ड्रैगन पिट के अंदर ही होता है। और जो शोरकोज होता है वो उसका ड्रैगन होता है जो कि वहाँ पर थंबलटोन नहीं और बीटर ब्रिज के वहाँ पर मारा गया था, यानी कि प्रिंस जेहरस टारगेरियन। ये दोनों ड्रैगन तो छोटे ही है, लेकिन 5वां जो ड्रैगन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसका नाम होता है ड्रीम फायर, जो कि हेलेना टारगेरियन का ड्रैगन है जिसकी मानसिक हालत बिगड़ी हुई है, तो उसने भी बहुत ज़्यादा टाइम से इस ड्रैगन को देखा तक नहीं है। तो ये 5 के 5 ड्रैगन्स होते हैं यहाँ पर ड्रैगन पिट के अंदर, और एक वहाँ पर होता है रेड क्यूब के अंदर। अब डांस ऑफ ड्रैगन का इतना बड़ा वॉर चल रहा था, तो हमेशा से ये कस्टम जैसा हो गया था, एक रीति रिवाज टाइप का, कि ड्रैगन पिट के वहाँ पर एक न एक ड्रैगन राइडर हमेशा रहेगा ही, क्योंकि कभी भी अपोजिट टीम के ड्रैगन्स आके अटैक कर लेवे तो उनसे लड़ने के लिए एक ड्रैगन राइडर और एक ड्रैगन हमेशा तैयार ही रहे। अब रेनिरा तो क्वीन रेनिरा है, वो तो लड़ने वाली है नहीं, और उसका जो बेटा है जिसका नाम है जोफ्री, उसका ड्रैगन है टैरेक्सिस, उसके लिए भी उसने लड़ने से मना कर दिया। तो अब बचा कौन सा है ब्लैक के लिए ड्रैगन्स, वो है सी स्मोक जिसका है एडम वलीरियन ड्रैगन राइडर। तो अब सारी जिम्मेदारी उसी के कंधे पे होती है, तो ड्रैगन पिट के वहाँ पर हमेशा उसी की ड्यूटी लगी हुई रहती है। अब धीरे धीरे ब्लैक काउंसिल के अंदर अलग ही आवाज़ें उठनी शुरू हो गई, क्योंकि एडम वलीरियन के ऊपर भरोसे के लायक भी है या फिर नहीं, इसके ऊपर अपन भरोसा करके कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी उल्फ द वाइट और ह्यू हैमर वो भी तो हमारे साइड ही थे, लेकिन वो ब्लैक्स की फैमिली से नहीं है। तो उसी तरह ये भी तो ब्लैक्स की फैमिली से नहीं है, मतलब कि इनका अगर आयरन थ्रोन से कोई डायरेक्ट रिलेशन होता तो ये क्वीन रेनिरा के लिए हमेशा लॉयल ही रहेंगे, ऐसा कंफर्म हो जाता। जैसे कि कैरेक्सस के बाद में डेमन टारगेरियन है, तो वो तो बिल्कुल लॉयल ही है। तो उन दोनों लोगों ने हमारा भरोसा तोड़ दिया, तो क्या पता एडम वलेरियन और वो ब्राउन लड़की नेटल्स ये भी ग्रीन्स के सपोर्टर्स हो, और पता नहीं किस टाइम पर ये अपनी पार्टी बदल लेवे और अपने ऊपर अटैक कर देवे। तो इस तरह एडम वलेरियन और नेटल्स इन दोनों की जो लॉयल्टी थी उसके ऊपर भी ब्लैक काउंसिल के अंदर उंगलियां उठनी शुरू हो गई। तो इस चैप्टर को यहीं पे रोक देते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि एडम वलेरियन के साथ में ये ब्लैक काउंसिल वाले क्या करते हैं। तो देखो, इस अध्याय के अंदर काफ़ी सारी अश्लील सामग्री थी जिसको मैंने स्किप करते हुए कम से कम बताया है। वैसे मार्टिन भाई साहब बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखते हैं इस बारे में, जितना सोच सकते हैं उसी टाइप से लिखते हैं। तो अगर मैं उनको सच में सुनाने के लिए बैठूंगा तो फिर वो ऑडियो बुक से हट के कुछ और चीज़ हो जाएगी, और वैसे मैं सुनाने वाला भी नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्किप करते हुए चलता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है तो फिर 18+ सीन भी आ ही जाता है उसके अंदर। ये तो कुछ भी नहीं है, गेम ऑफ थ्रोन्स की बुक्स के अंदर तो इतना ज़्यादा लिख रखा है इस टाइप से 18+ सीन, अश्लील बातें लिख रखी है कि पढ़ते पढ़ते लगता है आखिर ये किस दुनिया में आ गए, किस जोन के अंदर आ गए। और वैसे तुमने ऑडियो बुक्स देखी हो तो मैंने रोकी भी बिल्कुल उसी पॉइंट पे जहाँ पर कि ब्रांड वहाँ पर जाएगा और उसके बाद में जेमी और सरसी का वहाँ पर चल रहा होगा। तो बस मैं सोच रहा था कि उसके बाद में मैं कैसे बनाऊँ, इसलिए मैंने ऑडियो बुक्स बनानी रोक दी। ऐसा नहीं है, वो तो ऑडियो बुक्स वैसे चल रही नहीं थी इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। बाकी फालतू बातें नहीं करते, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।